पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था ह्यूमन आई और आई के पार्ट्स पढ़े थे हमने और बहुत सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़े थे। ये पढ़ा था आई में ये जो लेंस होता है ये कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये चीजें पढ़ी थी। तो प्यारे बच्चों उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था मायोपिया क्या होता है। ठीक है, आज फिर से चीजों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम। तो उसके बाद हमने मायोपिया पढ़ा और मायोपिया में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ह्यूमन आई तो यहां होती है, रेटिना पे कन्वर्ज करती है। एबनॉर्मल यानी कि मायोपिया में रेज ऑफ लाइट यहां पे कन्वर्ज करती है। यहां कहां? बिफोर रेटिना। अब इसको डाइवर्ज करना है, यहां कन्वर्ज करना है, तो हमने कौन सी स्पेक्स लगाई थी? कनकेव लेंस वाली। और मैंने इसको आपको कारण भी बताए थे। अगर आपको इसको फील करने में जरा भी दिक्कत है तो आप लाइव क्लास में डाउट पूछना, वहां मैं आपको फील करवाऊंगा। याद मत रखिए इन चीजों को प्यारे बच्चों, याद ये चीजें भूल जाती हैं। कारण क्या था मायोपिया का, कौन सी लेंस यूज होती है, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है पूछे बताओ मायोपिया पे लेंस क्या हो जाता है, तो मायोपिया हो जाता है यानी कि लेंस लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्या क्या ये चीजें एग्जामिनर पूछता है जो मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर सारे सीक्वेंस में पढ़े हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको डाउट बहुत कम होंगे। और अगर आपने बीच में लेक्चर छोड़ दिए हैं तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनलाइन का एक ड्रॉबैक रहता है, बच्चे अगर सीरियस नहीं है तो बड़ा मुश्किल रहता है जज करना। तो अब हम चलते हैं आगे। हाँ एक बात, अगर यही सवाल मायोपिया का सवाल कभी जेकेएसएसबी पूछेगा, या यही सवाल कभी एसएससी पूछेगा, या यही सवाल कोई भी छोटा मोटा एग्जाम पूछेगा, तो ये पूछेंगे मायोपिया के कारण क्या हैं, मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, और लेंस में क्या क्या इफेक्ट होता है जिसकी वजह से मायोपिया होता है। ये चीजें ये एग्जाम पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें किसी हाई एग्जाम की, यानी कि मैं बात कर रहा हूं एनडीए एग्जाम की, अगर मैं बात करूं सीडीएस एग्जाम की, ठीक है ना, या अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम की, तो वो पूछते हैं कि कनकेव लेंस या मायोपिया सॉरी मायोपिया को ठीक करने के लिए जो लेंस यूज होती है वो नेगेटिव पावर की होती है या पॉजिटिव पावर की होती है, या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, या नन ऑफ दी अबव होती है। तो इसका आप सीधा सा याद रखना, कनकेव लेंस यूज होती है तो कनकेव लेंस यहां आपको इतना याद रखना कि नेगेटिव पावर वाली यूज होती है। कौन सी? नेगेटिव पावर। ठीक है, क्या बोला मैंने कि कनकेव लेंस यूज होती है और कौन सी पावर वाली? नेगेटिव पावर। इतना बस याद रख दो। मायोपिया में कौन सी, मायोपिया को ठीक करने के लिए जो लेंस यूज होती है उसकी पावर क्या होती है? नेगेटिव। हम बोलते हैं ये मेरा चश्मा लगा है -2 का, -3 का, -1 का, -1.5 का, तो इसका मतलब होता है मायोपिया है। अब आगे चलते हैं और मैं आपको हाइपर मायोपिया के बारे में बताता हूं। देखिए, ये जो पहले वाली इमेज बनी है फर्स्ट नंबर वाली, इसमें रेज कन्वर्ज हो रही हैं कहां पे? रेटिना पे। तो इसका मतलब ये नॉर्मल आई है। अब अगर रेज कन्वर्ज हूं रेटिना के पीछे, देखिए पीछे हो रही हैं, ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को बोलते हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते? हाइपरमेट्रोपिया। और प्यारे बच्चों मैं ये लिख के भी बताता हूं आपको। देखो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया बोलो, हाइपर मायोपिया बोलो, या इसको फार फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। आप इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे या मैं लिखूं? मैं लिखूं? चलो कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं, लिखो। देखिए सुनिए, इन दिस defect of vision
in this defect of vision a person can see nearby far sightedness, I'm sorry, a person can see far object, एक बंदा दूर की चीज को क्लियरली देख सकता है, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट कैनॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजें देख सकता है मगर पास की चीजें नहीं देख सकता। अब इसके मैं आप ये डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन लिखो, फिर मैं इसको साफ करके नया पढ़ाता हूं। मायोपिया में पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि मायोपिया में एक इंसान पास की चीज को देख सकता है, दूर की चीज को नहीं देख सकता, बट हाइपरमेट्रोपिया में इंसान दूर की चीज देख सकता है और पास की चीज नहीं देख सकता। ये दो आंखों के डिफेक्ट होते हैं। अब इसको भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं इसके कारण क्या है। देखो काजेस, आप सोचना मेरे साथ, खाली रट्टा नहीं मारना, याद की हुई चीजें एग्जाम में भूल जाती हैं और आजकल एग्जामिनर वो चीजें कतई नहीं पूछता है जिनको रट्टा मारने की जरूरत पड़ती हो। देखो एग्जाम का लेवल बदल चुका है, अब वो नहीं है। पहले दौर में पूछता था एग्जामिनर के बताओ ओजोन लेयर कहां पे है। देखो एक लेंस मैंने ये बनाया L1, दूसरा मैंने लगाया ये L2, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, समझ आ रही ना आपको? वेरी गुड। चलो प्यारे बच्चों, आप देखो ये रे ऑफ लाइट इस पे पड़ रही और ये वाली रे ऑफ लाइट इस पे पड़ रही। आप मुझे ये बताओ जल्दी कन्वर्ज कौन सी होगी, L1 वाली या L2 वाली? अगर आप बोल रहे हो L2 वाली तो आप गलत बता रहे हो। L1 वाली लेंस लाइट जो है ये जल्दी कन्वर्ज हो जाएगी। देखो जल्दी कन्वर्ज हो, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना ये आगे वाला ये कम है। अब यहां देखो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है तो ये रे दूर जाके कन्वर्ज होगी। कहां होगी? दूर कन्वर्ज होगी। तो अब आप मुझे बताओ हाइपर मायोपिया में रे पहले कन्वर्ज हुई या बाद में कन्वर्ज हुई? बाद में कन्वर्ज हुई ना। तो बाद में कन्वर्ज कब हुई? जब लेंस क्या हो गया? मोटा। यानी कि कारण, पहला काज लिखिए लेंस बिकम्स थिक। मायोपिया में लिखा था हमने लेंस बिकम थिन, यहां क्या लिखा? लेंस बिकम थिक। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा, प्यारे बच्चे आप मुझे बताओ इस वाले लेंस की फोकल लेंथ बड़ी है या इस वाले लेंस की? अरे ये चौड़ा है मोटा है तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी। तो दूसरा पॉइंट लिखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एफ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस। जो लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यहां तक दो पॉइंट क्लियर हो गए आपको। तीसरा पॉइंट, आप मुझे बताओ लेंस गोल हो गया है या लंबा हो गया है? अगर लेंस लंबा हो गया तो फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। यहां पे जो आई लेंस है वो गोल हो गया है तभी लेंस बड़ी हो गई है ना। तो लिखिए लेंस बिकम कर्व, ज्यादा कर्व हो गया है। एक चौथा, आप मुझे ये बताओ सिलरी मसल्स टाइट हो गए हैं या लूज हो गए हैं? वहां हमने पढ़ा था सिलरी मसल टाइट हो गए तभी लेंस लंबा हो गया है। तो यहां लिखिएगा सिलरी मसल्स बिकम, क्या बन गए हैं? लूज। सिलरी मसल क्या हो गए हैं? लूज हो गए। ये कारण है। अब इसकी करेक्शन एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर कि इसको करेक्ट कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों रे दूर कन्वर्ज कर रही है, हम चाहते हैं वो पहले कन्वर्ज करें। तो कौन से लेंस को बोलते कन्वर्जिंग लेंस? तो बोलते कॉन्वेक्स लेंस को। यानी कि करेक्शन में आप ऐसा लिखिए कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, यानी कि कन्वेक्स लेंस वाली ऐनक यूज होती है। और कौन सी पावर वाली?
उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव पावर। ये बस ऐसे याद रखो, मायोपिया को ठीक करने के लिए नेगेटिव पावर वाली ऐनक लगाते हैं और हाइपर मायोपिया को ठीक करने के लिए पॉजिटिव पावर वाली ऐनक लगाते हैं। यहां तक होगी दो चीजें। अब मैं आपको एक चीज नई बताता हूं आगे। देखो, एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसको बोलते हैं प्रिस बायो ना सॉरी एस्टिग्माटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एस्टिग्माटिज्म। अब एस्टिग्माटिज्म क्या होता है? देखो, ये एक हेल्दी आई है नॉर्मल ह्यूमन की, और ये वाली आई विद एस्टिग्माटिज्म। इसमें देखो, आप जरा गौर करो, मैं चाहता हूं कि आप बच्चे इसमें गौर करो। सामने लिखा आपको तो पता चल ही जाएगा। ये है आई लेंस, ये वाला, और यहां पे है ये वाला आई लेंस। यहां पे देखो आई लेंस जरा बल्ज्ड हो गया है ना, मोटा सा हो गया है। एक बार मैं क्लियर करके दिखाता हूं। देखो, आई लेंस जरा सा बल्ज्ड हो गया है, यानी कि इरेगुलर लेंस हो गया, उसकी शेप थोड़ी हिल गई है। तो अगर पेपर में आएगा कि ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें आंख का लेंस टेढ़ा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, तो ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को क्या बोलते हैं? एस्टिग्माटिज्म। क्या बोलते? एस्टिग्माटिज्म। बट एक बार मैं और भी बताऊं, मैंने एसएससी के पेपर 1999 से लेके 2018 तक सॉल्व कर दिए हैं, और आपको भी ये करवाऊंगा मैं, और आपको इसका पीडीएफ भी दूंगा। बट ऐसा सवाल आया नहीं है पेपर में जो मैंने अभी बोला कि कौन से वाले डिफेक्ट ऑफ विजन में आई लेंस इरेगुलर हो जाता है, ऐसा कभी पेपर में आया नहीं है। पेपर में क्या आया है? पेपर में आया है वाई सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज्ड। क्या आया? वाई सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज्ड। आपने देखा होगा कभी कभार कोई ऐसा इंसान, उसकी ऐनक जब आप सामने से देखोगे ना, तो उसकी आंखें बहुत अंदर गहरी दिखेंगी आपको, यानी कि उसकी ऐनक का जो शीशा होगा वो बड़ा मोटा शीशा होगा, और आपको उसकी आंखें अलग तरीके की दिखेंगी। वही लेंस होता है जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। तो सिलेंड्रिकल लेंस क्यों यूज करते हैं? एस्टिग्माटिज्म को करेक्ट करने के लिए। बस इतनी बात याद रखनी है आपको, यही पेपर में आता है। क्या? सुनिए, वाई सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड। सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड टू डील विद एस्टिग्माटिज्म। एस्टिग्माटिज्म क्या होता है? इसमें आई का जो लेंस है ये इरेगुलर हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना। अब ये एस्टिग्माटिज्म के बारे में ऐसे मैंने पॉइंट लिखे हैं, तो आप देख लेना। ये व्हाट इज एस्टिग्माटिज्म? इंस्टेड ऑफ बीइंग राउंड द आई लेंस इज ओवल। आई लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा ओवल शेप का हो जाता है। ये देखो यहाँ पे कैसा हो गया आई लेंस, ये देखो यहाँ पे आई लेंस कैसा हो गया है। व्हाट काजेस एस्टिग्माटिज्म? ये किसकी वजह से होता है? पीपल आर यूजली बॉर्न विद एस्टिग्माटिज्म। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान की आंखों को ही इसको बोलते हैं भेंगापन, बोलते हैं हम ऐसे लोकल लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं भेंगापन हो गया है आंखों को। इट रिमेन स्टेबल फॉर लाइफ। अगर ऐसा हो जाता है तो ये ज्यादातर लाइफ में ही रहता है, बट सिर्फ देखने में दिक्कत ना हो इसलिए ये ऐनक लगाई जाती है। कैन एस्टिग्माटिज्म बी क्योर्ड? क्या ये ठीक कर सकते हैं? एस्टिग्माटिज्म कैन इजिली बी करेक्टेड विद ग्लासेस और कंटैक्ट लेंसेज। ठीक है, यानी कि ठीक कर सकते हैं इसको, बट जनरली ठीक करने का मतलब ये नहीं कि आंख ठीक हो जाती है, यानी कि इसका डिफेक्ट, हमें इफेक्ट ना हो, देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें लेजर आई सर्जरी वगैरह भी होती है, ये आपको मैंने ऐसे ही बता दिए, बट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बातें नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और हाँ, पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ नोट। यहाँ पे देखो, अभी तक हमने पढ़ा मायोपिया, रिकॉल करवा देता हूं। मायोपिया का मतलब होता है नजदीक की चीज देखता बंदा, दूर की चीज नहीं देखता। उसके बाद हमने पढ़ा हाइपर मायोपिया, दूर की चीज देख सकता है, नजदीक की चीज नहीं देख सकता। उसके बाद मैंने आपको बताया एस्टिग्माटिज्म। एस्टिग्माटिज्म का मतलब होता है इरेगुलर शेप हो जाती है, किसमें? आई के लेंस में। अब प्यारे बच्चों, एक और डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसको बोलते हम प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया क्या होता है? कभी कभार आप अपनी नानी या दादी के घर जाते होंगे और आपको नानी दादी बोलते होंगे, अरे मेरा बच्चा पतला दुबला हो गया है। होते आप ठीक हैं, हट्टे कट्टे मोटे, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी आपको नानी या दादी जो ज्यादा बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं बड़े पतले दुबले हो गए हो, या कभी बोलते हो अरे ये तो ज्यादा लंबा हो गया है। तो एक डिफेक्ट ऐसा भी होता है
जिसमें एक इंसान क्या करता है, ना तो नजदीक की चीज देख सकता है अच्छे से, ना दूर की चीज देख सकता है। क्या? ना नजदीक की चीज अच्छे से देख सकता है, ना दूर की चीज देख सकता है। ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो प्रेसबायोपिया में लिखिए, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया cannot see nearby object as well as far object। ना ही वो नजदीक की चीज देख सकता है और ना ही वो दूर की चीज देख सकता है। ठीक है, पता चल गया आपको इतना। और यहां पे एक बात लिख दो, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर आपने किसी बंदे की ऐनक देखी हो तो ऐसी ऐनक होती है किसी किसी इंसान की, मैं आपको बताता हूं कैसी ऐनक होती है। ये ऐनक है, ये ऐनक है। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा फ्लैट होता है और नीचे वाला हिस्सा बल्ज्ड होता। ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट, नीचे वाला हिस्सा बल्ज। इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। आप पेपर में आता वाई बाईफोकल लेंस इज यूज्ड, तो बाईफोकल लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। इसको ठीक करने के लिए प्रेस बायोपिया। ठीक है यहां तक। और प्रेस बायोपिया के बारे में मैंने आपको बताया, नियर की चीज भी नहीं दिखती, दूर की चीज भी नहीं दिखती। इसको ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस इज यूज्ड और ये होती है। आप प्यारे बच्चों एक नोट लिख दो, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। नोट 2 देखो, अब क्या होता है, अगर आप अपनी किताब को उठाओ और अपने नाक के साथ लगा दो और आपकी किताब पे जो लिखा हुआ है क्या आप पढ़ पाओगे? अभी करो, चलो मेरे सामने करो, मैं देख रहा हूं। एक अच्छा गुरु वो होता है जो अपने बच्चों की आवाज सुने और उनको देखे। चलिए किताब उठाइए और अपने नाक के साथ रखो। जब आप किताब अपने नाक के साथ रखोगे तो देखोगे, आंख भी खोलनी है, आंख बंद नहीं करनी है। तो मत किताब खोलो, नाक के साथ रखो और आपको सीन याद आने लगे स्कूल कॉलेज वाले, हो किताबों के बहाने जाते थे उनसे मिलने के लिए। अभी पढ़ाई पे फोकस करो। तो जब आप किताब को अपने नाक पे रखोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आप किताब को थोड़ा थोड़ा दूर करो, तो आप जब थोड़ा थोड़ा दूर करने लगेंगे तो आपको दिखने लगेंगी चीजें। तो वो वाला कम से कम डिस्टेंस जिससे आप चीजों को देख सकते हो वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस। आप नोट में यही लिखना जो मैं लिख रहा हूं। क्या लिखोगे नोट में? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। यानी कि कम से कम वो वाला डिस्टेंस जहां हम चीजों को अच्छे से देख पाए वो होता है 25 सेंटीमीटर। कम से कम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ये पेपर में बहुत बार आया है। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 का मतलब होता है, नोट नंबर 2 में लिखाने जा रहा हूं फार पॉइंट क्या होता है। फार पॉइंट मतलब हम दूर से दूर कितना देख सकते हैं। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, सितारों से जहां नहीं, सितारों से आगे आसमां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, एक तहे दिल से नहीं यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं। ऐसा कोई शेर है अल्लामा इकबाल का। तो फार पॉइंट का मतलब होता है दूर से दूर हम कितना देख सकते हैं। अगर हम छत पे चढ़ जाएं तो हम चांद को देखते हैं, आसमान वाला चांद। हम सितारों को देखते हैं, तो हम दूर से दूर चीजों को देख सकते हैं। तो फार पॉइंट यानी कि दूर से दूर हम देख सकते इंफिनिटी। इतना देख सकते इंफिनिटी। एक बार फिर से, नियर साइड ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है? कितना है? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट दूर से दूर हम कितना देख सकते हैं? अप टू इंफिनिटी देख सकते हैं। ठीक है यहां तक। तो ये दो चीजें हमने पढ़ दी, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं चीजों को, आगे क्या है। देखो ये हल्का सा बता दिया मैंने, इसमें ये पेपर में इतना आता नहीं है। प्यारे बच्चों एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूं। यहां पे ये देखो, ये हमारी ह्यूमन आई है। इस पे नहीं, इस पे देखो, ये हमारी ह्यूमन आई है। यहां पे ये जो रेटिना है ना, रेटिना, मैं इसको यहां, मैं यहां यही बनाता हूं रेटिना।
रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल होते हैं, एक होता है रॉड सेल और एक होते हैं कोन सेल। रॉड सेल की शेप होती है रॉड की तरह, आयरन रॉड, और कोन सेल की शेप ही होती है कोन की तरह। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको विटामिन, अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा विटामिन वाला, विटामिन ए वाला, मैंने आपको जहां नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताया है, तो वहां पे जरा देख लो विटामिन ए बी वाला। तो प्यारे बच्चों, ये जो रॉड सेल होते हैं ना, जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तभी हमें लाइट में चीजें दिखती हैं। और जो कोन सेल होते हैं, इन पे जब कलर पड़ता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो अलग अलग कलर दिखते हैं, नीला, पीला, सफेद, हरा, तो हमें इस पे कलर दिखते हैं। यानी कि कौन सेल्स आर सेंसिटिव टू कलर, कौन सेल्स आर सेंसिटिव टू कलर, तो कलर को देखता है कौन सा, कौन सेल। अब आगे देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये कभी कभार ऐसा होता है हमारे कौन सेल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कौन सेल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। तो जब कौन सेल हो जाते हैं डिस्ट्रॉय, तो वो अलग अलग कलर को पहचान नहीं सकते, तो नीली चीजें दिखती हैं, पीली और पीली दिखती, काली और चिट्टी, और ऐसे ये सब मैं बताऊंगा। कलर का जरा स्पेसिफिक रहना यहाँ पे। कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन डेफिशिएंसी इज द इनएबिलिटी और डिक्रीज्ड एबिलिटी टू सी कलर और परसीव कलर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है। अब ये कैसे होता है, एक तो मैंने आपको कौन सा बताया, और उसके बाद बताता हूं कलर सेंसिटिव पिगमेंट होती है ना जो कोन सेल में, यानी कि जो हमारे कोन सेल होते हैं उनमें पिगमेंट होती है जो कलर को सेंसिटिव, कलर के सेंसिटिव होती है, जिसमें कलर को पहचानती है, तो वो खराब हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि इसको बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस वाला बंदा जो है कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। ठीक है यहां तक। अब ये हमने डिफेक्ट ऑफ विजन को कर दिया बाय बाय। ठीक है यहां तक। आप प्यारे बच्चों, में आपको जब टेस्ट में बताया था तो आप बोल रहे थे रेनबो से डिफिकल्ट सवाल आए हैं। अब मैं आपको रेनबो पढ़ाता हूं। देखो यहां देखो, मैं यही बता रहा हूं, गौर से सुनना। डिफेक्ट ऑफ विजन को कर दिया साफ, अब लिखो आप रेनबो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ा रहे रेनबो। चलो, अगर आप पढ़ रहे होते 10th क्लास में तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता रेनबो की। क्या, मुझे याद है जब मैं 10th पढ़ता था तो मैंने डेफिनेशन याद की थी, रेनबो आर ब्यूटीफुल कलरफुल कंसेंट्रिक सर्कल्स या आर्क्स फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग और आफ्टर द शावर ऑफ रेन। ये डेफिनेशन है, बट आपको डेफिनेशन नहीं याद रखनी है। सुनो, क्या होता है कभी कभार जब बारिश भी हो रही हो और बारिश के साथ साथ धूप भी हो रही हो, सनशाइन भी हो, तो हमारे राजौरी पुंछ लोकेलिटी में लोग बोलते, कोई बोलता ये गिद्दड़ की शादी हो रही है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। चलो ये भी लोकल लैंग्वेज में पढ़ने, इससे देखो लोकल लैंग्वेज में चीजों को पढ़ने से पता क्या होता है, चीजों में शौक पैदा होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो टीचर आपके दिल के अंदर शौक पैदा ना करे पढ़ाई का, वो टीचर नहीं होता है। चीजें किताबों से देखनी और पढ़ानी ये कोई भी करता है, शौक डालने वाला टीचर होता है। और लेमैन लैंग्वेज में रोजमर्रा की जिंदगी से पढ़ाने वाला बंदा टीचर होता है। तो आपने सुना होगा भाई, बारिश है, धूप है, शादी हो रही गिदड़ी की, चलो जाओ आप भी खाना खाने आ। तो सुनो मेरी बात, ये जो मैंने बनाया है, ये एक पानी का कतरा है, स्फेरिकल वाटर ड्रॉप। ये क्या है, वाटर ड्रॉप। और कब है ये, जब बारिश भी हो रही हो और उसके साथ साथ धूप भी हो रही हो। अब ये एक कोई सनलाइट आई, देखना, ये कोई सनलाइट आ गई, आ गई सनलाइट। अब सुनिए, ये बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनना। बाहिर है एयर और अंदर है पानी, यानी कि बाहर है रेयर मीडियम, अंदर है डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, इसको यहां नहीं होना चाहिए बल्कि बेंड हो रही, ये रेड लाइट बेंड बेंड हो रही। तो जब लाइट बेंड हो रही तो क्या हो रहा है यहां पे, रिफ्रैक्शन। ये बात याद रखनी, क्या हो रहा है यहां पे, रिफ्रैक्शन। एक बार फिर से, जब रे ऑफ लाइट आ रही है सन से, एयर से आ रही वाटर में,
तो रेयर मीडियम से कहां जा रही, डेंसर मीडियम में, तो क्या हुआ यहां पे, रिफ्रैक्शन। अब आगे देखो, अगर ये लाइट पड़ रही है एक ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे, तो यहां पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 100% टोटल तो नहीं होता, बट इसको कुछ हद तक टोटल बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया यहां पे, तो ये लाइट आ गई यहां पे। कुछ लाइट ऐसी है जो वापस जाएगी और कुछ लाइट है जो बिखर जाएगी। तो अब देखो, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहां आ रही है, रेयर मीडियम में। तो आप सुनिए एक बात, ये वाला वाटर ड्रॉपलेट एक्ट करता है एज ए प्रिज्म। क्या एक्ट करता है, एज ए प्रिज्म। तो प्रिज्म के केस में मैंने पढ़ाया था, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो लाइट अपने कलर में बिखर जाती है। और अब यहां पे देखो, यहां पे रिफ्रैक्शन भी तो हुई, रिफ्रैक्शन के साथ साथ यहां पे डिस्पर्शन भी हुआ। क्या हुआ, डिस्पर्शन भी। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, फिर से सुनो। पहला पॉइंट, रे ऑफ लाइट सन से आ रही है, वाटर के ड्रॉप पे पड़ी, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो रिफ्रैक्शन हुई लाइट की। अब यहां पे डेंसर से डेंसर पे ही गई तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या खाली रिफ्लेक्शन हुई। अब यहां से डेंसर से रेयर में आ रही है, तो यहां पे कुछ रिफ्रैक्ट भी हुई और कुछ बाहर भी चली गई। तो यानी कि यहां पे रिफ्रैक्शन तो हुई हुई, इसके अलावा यहां पे क्या हुआ, इसके अलावा यहां पे डिस्पर्शन भी हुआ। क्या हुआ, डिस्पर्शन। तो अब यही लाइट जब बिखरी अपने अलग अलग कलर में, तो इसी को बोलते रेनबो। क्या बोलते, रेनबो बोलते। क्या बोलते, रेनबो बोलते। ठीक है यहां तक। अब मैं एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन बोलूंगा, अगर आप चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी एग्जाम की डिमांड पे आपको ले आऊंगा। देखो, अगर आप किसी 10th क्लास वाले बच्चे को पढ़ा रहे हो तो फिर डेफिनेशन भी लिखो, मैं बोलूंगा धीरे धीरे। व्हाट इज रेनबो, रेनबो इज ब्यूटीफुल, कंसेंट्रिक, कलरफुल आर्क्स formed in the atmosphere during or after the shower of rain। ठीक है, ये तो मैंने डेफिनेशन बोली 10th लेवल की। अब मैं आता हूं ग्रेजुएशन लेवल पे, क्योंकि हमें तो 10th का एग्जाम नहीं देना है। हमारे एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं, तो क्या क्या आती हमारे एग्जाम में, वो वाली बातें सुनो। रेनबो, सबसे पहली बात, रेनबो बनती कब है। तो पहला पॉइंट, रेनबो इज फॉर्म्ड, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग और आफ्टर दी रेन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, पहली कंडीशन, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग और आफ्टर दी रेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट, रेनबो दिखती कैसे है, ये पॉइंट बहुत बार पेपर में आया हुआ है। यूजर मस्ट स्टैंड, जो यूजर होता है, यूजर मतलब ऑब्जर्वर, आई एम सॉरी, ऑब्जर्वर देखने वाला, ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक, अपनी जो पीठ है वो, विद हिज बैक टुवर्ड्स सन, अपनी बैक सूरज की तरफ होगी तभी दिखेगी। अगर आप बच्चे जम्मू में हो, तो जम्मू में बिक्रम चौक के पुल पे लेफ्ट साइड में, हाँ, पाइप से पानी निकलता है, और शाम के वक्त आप सूरज की तरफ अगर आप पीठ करके देखेंगे तो आपको रेनबो दिखेगी अपोजिट साइड में। अगर आप अपने घर में हो तो सूरज के अपोजिट वाली डायरेक्शन पे खड़े हो जाओ, यानी कि सूरज को पीठ दिखा के अपने मुंह में पानी लो और पानी फू करके बाहर गिराओ, देखना आपको रेनबो दिखेगी। तो ये दो कंडीशनें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब और क्या आता पेपर में, हाँ, सबसे जरूरी बात, आखिर रेनबो का कारण क्या है, काजेस क्या है रेनबो के। तो सुनो, अगर ये सवाल पूछेगा जेकेएसएसबी या एसएससी सीजीएल, तो उसमें आंसर आएगा रेनबो इज काज्ड बाई, रेनबो इज काज्ड बाई रिफ्रैक्शन
एंड रिफ्लेक्शन, ये आंसर आएगा। मैं आपको एग्जाम भी गिन के बता रहा हूं प्यारे बच्चों, तजुर्बा है, एग्जाम में पेपर सॉल्व किए हैं तभी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। अगर एसएससी या जेके एसएसबी पूछेगा कि रेनबो का कारण क्या है, तब आंसर क्या होगा? रेनबो इज काज्ड बाय रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, या कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आ सकता है। अगर ये सवाल पूछेगा एनडीए सीडीएस, तब इसका आंसर ऐसे भी ऑप्शन में आता है, रेनबो इज काज्ड बाय रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्या हुआ यहां पे? डिस्पर्शन। क्या हुआ? डिस्पर्शन। यानी कि आप सुनो, रेनबो इज काज्ड बाय या फॉर्म्ड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। ठीक है यहां तक? अब उसके बाद रेनबो दो बनती है, एक बनती है प्राइमरी, एक बनती है सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो जरा डार्क होती है क्योंकि उसमें ना एक ही बार क्या होता है मैं बता देता हूं, ये एक के चला गया और ये, और उसके बाद क्या होता है सीधा फिर दो बार, कभी कभार क्या होता है कि ये वाली जो रे है ना ये दो बार टकरा के आती है। जब दो बार टकरा के आती है तो सेकेंडरी रेनबो बनती है। मैं बताऊंगा आपको कभी, इतना मैं बता देता हूं। देखो मैं इसको साफ करता हूं। ये देखो, एक बार रिफ्रैक्शन हुई, एक बार रिफ्लेक्शन हुई, फिर एक बार रिफ्रैक्शन हुई, तब रेनबो बनती है प्राइमरी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये रे ऑफ लाइट आई, एक बार देखो रिफ्रैक्ट हुई, यहां पे देखो क्या होगी रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां पे भी रिफ्लेक्ट हुई और फिर यहां पे भी, ऐसे कभी कभार दो तीन बार लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अगर दो बार से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो तो फिर बनती है सेकेंडरी रेनबो, ये वाली जो ऊपर वाली है सेकेंडरी रेनबो। और यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी रेनबो, ये 42 से लेके क्या है ये 52 डिग्री के बीच एक एंगल है, उनके बीच हमारी आंख में बनती है। अब आपको ज्यादा क्या बात याद रखनी है, देखो आपको ये याद रखना है कि सूरज की तरफ कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। अब ये मत सोचना कि ऊपर वाली का नीचे ब्लू है, तो सेकेंडरी रेनबो जरा उल्टी होती है, उसको छोड़ दो, एक ही प्राइमरी में ही सवाल आता है। सूरज की तरफ कौन सा कलर होता है? रेड। जमीन की तरफ कौन सा होता है? तो ये वाला ब्लू। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये वाला कलर होता है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो वहां मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूंगा, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा अब देखो प्यारे बच्चों, रेनबो मैंने आपको पढ़ाया, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ता है, रोजमर्रा की चीजें हम पढ़ रहे। कभी कभार आपने देखा होगा सावन के महीने में या सर्दी के मौसम में जब बारिश होती है, तो बारिश के बाद आपने देखा होगा रोड पे क्या होता है, पानी गिरता है और पानी में देखो ऐसी चमक दिखती है, बहुत बार आपने देखा होगा। अगर आपने ये नहीं भी देखा तो ये देखिए, सीडी की जो होती है ना, सीडी ये कंपैक्ट डिस्क, इसके ऐसे ऐसे आपको कलर दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं ना, ये कलर दिख रहे, ये कलर दिख रहे, तो इन कलर का कारण क्या होता है, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, रोजमर्रा की चीजें मैंने आपको बताई, अब ये बता रहा हूं क्या होता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं फिजिक्स में डिस इस फिनोमिना को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिजिक्स में इंटरफेरेंस। क्या बोलते? इंटरफेरेंस। क्या बोलते इसको? इंटरफेरेंस। अब पहले मैं आपको बताता हूं इंटरफेरेंस होता क्या है, फिर मैं यहां ले आऊंगा। देखो ये होता है इंटरफेरेंस। ये जो चीजें लिखी हुई हैं आप इनको भूल जाओ, मैं लिखी हुई चीजों को चीजों पे जरा कम ही बिलीव करता हूं। मैं उस पढ़ाई पे बिलीव करता हूं जो आपको फील हो, उस टीचर को मानता हूं जो आपको रोजमर्रा की चीजों से सिखाए, और उस टीचर को मानता हूं जो आपके दिल में पढ़ाई का शौक पैदा कर दे। देखो मान लो ये आपके घर का कमरा है, ये रूम है कोई, आपके रूम में यहां पे क्या हो गया है, कोई थोड़ी सी लाइट आ रही है, और यहां पे कोई दूसरा रूम है, वहां पे भी दो सुराख हैं, एक बल्ब ये लगा हुआ है, ये कोई बल्ब है, और दूसरा बल्ब ये लगा हुआ है। आप प्यारे बच्चों इस बल्ब की रोशनी अलग आ रही है, इस बल्ब की रोशनी अलग आ रही है।
कोई जगह ऐसी तो होगी ना जहां पे बल्ब की रोशनी कंबाइन होगी। ये वाली वो जगह है जहां बल्ब की रोशनी कंबाइन होगी, है ना, ये वाली जगह। एक बार फिर से देख लो, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है S1, ये वाला कोई सोर्स ऑफ लाइट है S2। ये लाइट आ रही पहले बल्ब से, ये लाइट आ रही दूसरे बल्ब से। ठीक है यहां तक। अब प्यारे बच्चों, यहां पे इस बल्ब की लाइट, ये इस बल्ब की लाइट, ये दोनों लाइटें मिल रही हैं यहां पे। तो जहां पे दोनों लाइटें मिल रही हैं वहां पे लाइट क्या होगी? ज्यादा। क्या होगी? ज्यादा लाइट होगी। तो जब दोनों, अब सुनिए डेफिनेशन, जब दो या दो से ज्यादा लाइटें एक डायरेक्शन में चलें और वो दोनों लाइटें कंबाइन हो जाएं, और कंबाइन होने के बाद उनकी लाइट या उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, ऐसी चीज को फिजिक्स में बोलते इंटरफेरेंस। क्या बोलते? इंटरफेरेंस। अब पेपर में क्या आता है? इंटरफेरेंस की डेफिनेशन नहीं आती कभी। पेपर में आता है वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर या डिफरेंट ग्लेयर ऑन सीडी स्क्रीन, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ। ये किसकी एप्लीकेशन है? क्या ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है? क्या रिफ्रैक्शन है? क्या रिफ्लेक्शन है? क्या डिस्पर्शन है? नहीं, ये इंटरफेरेंस है। बारिश के वक्त हम रोड पे ऐसा कलरफुल पैटर्न देखते हैं, ये गाड़ियों से कभी कभार डीजल वगैरह पेट्रोल कभी कुछ थोड़ा बहुत गिर जाता है तो उससे ये हो जाता है, या कोई फैटी चीज गिर जाती है रोड पे, पानी ये ऊपर लेयर बना देता है, तो ऐसा होता है। तो इसको भी क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरफेरेंस के बारे में और आगे पढ़ते हैं। देखो, मैं पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ाता हूं, या पहले मैं आपको यहां आता हूं। देखो, ये वाली एक लाइट है, ये जो रेड कलर की आ रही है ना, ये सारी, इनको बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं इसको? वेव बोलते हैं। देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से वेव चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस हिस्से को बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रेस्ट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। अब सुनो पहले डेफिनेशन, सुनो। जब दो वेव्स, एक वेव ये, दूसरी वेव ये, मैं कौन सी वेव की बात कर रहा हूं? लाइट वेव की। जब दो वेव एक डायरेक्शन में जा रही हूं, ये जा रही है ना दो वेव एक डायरेक्शन में, ये देखो ना, यहां ये वेव भी एक डायरेक्शन में, ये भी दूसरी इसी डायरेक्शन में। तो जब दो वेव्स एक डायरेक्शन में जा रही हूं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाती हैं। क्या हो जाती? सुपर इंपोज। तो बस इसी चीज को बोलते इंटरफेरेंस। क्या बोलते इसको? इंटरफेरेंस। अब देखो, द फिनोमिना ऑफ redistribution of energy due to superposition of two light waves from two coherent source। कोहेरेंट सोर्स का मतलब अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस एक जैसा हो। ये कभी कभार ये प्योरली टेक्निकल पेपर में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल पेपर में नहीं आएगा। बट कोहेरेंट सोर्स यानी कि ऐसा मान लो जिनकी लाइट एक जैसी हो। तो जब दो सोर्स जिनकी लाइट एक जैसी हो, जब वो दोनों एक साइड में आते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते इंटरफेरेंस। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। अब मैंने जब जब मैं 12th पढ़ता था तो मैंने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन याद की थी, तो मैं आपको सुनाता हूं, मुझे याद है अभी भी। व्हाट इज इंटरफेरेंस? It is the phenomena of modification in the intensity of white light by the result of superimposition of two or more waves। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक डायरेक्शन में आती हैं तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इस इंटेंसिटी के बढ़ जाने को बोलते इंटरफेरेंस। ठीक है यहां तक। अब प्यारे बच्चों देखो, इंटरफेरेंस दो किस्म का होता, एक होता कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूं फिर वहां चलते। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ईदर इंडिविजुअल वेव।
और इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इज लेस देन। अब मेरा यहाँ पे ये मन नहीं करता आपको पढ़ाने का, क्योंकि अभी मैं आपको एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं पढ़ाया है। आप ऐसा करना, ये वाली बात भी और ये वाली बात भी अपनी नोटबुक पे लिख लो समझे बगैर, और एम्पलीट्यूड को अंडरलाइन कर दो, और किसको करो, वेव को भी अंडरलाइन कर दो, यहां पे भी एम्पलीट्यूड को अंडरलाइन कर दो और वेव को भी अंडरलाइन कर दो। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। इंटरफेरेंस लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये कर दो। और ये चीज भी बनाना, ऊपर वाला मत बनाना, एक ये बनाना नोटबुक पे और ये बनाना, और गवाह रहना जब मैं आपको वेव पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में एक एक चीज पढ़ाऊंगा, आपको स्वाद आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अच्छा इसकी देखना जरा, ये यहां पे मिल रही है और ये देखो यहां पे मिल रही है। ठीक है ना, बारीकी से बनाना, बस सिर्फ फिजिक्स ही आपको लिखनी, फिजिक्स मतलब साइंस लिखनी पड़ेगी, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो लिखना नहीं पड़ेगा आपको। इसके बाद में जीएस पढ़ने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, बस मेरी एक रिक्वेस्ट आप सब से है, ये मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एक दिन में 5-5 6-6 लेक्चर पढ़ाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक दिन में 10-10 लेक्चर भी दिए हैं जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, शौक है बहुत, डेडिकेशन भी है। सिर्फ आप बच्चे मुझे ये मत बोलना कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, ये मत पूछो। जब लर्निंग करनी होती है तो तब ये नहीं पूछना होता सिलेबस कब खत्म होता है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे पहले कोचिंग ले चुके हैं तो मैं उनको बता दूं कि सिर्फ सिलेबस ही खत्म किया है कोचिंग वालों ने, सिखाया नहीं है। आज के बाद आपको जो मैं लाइट चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, इसका एमसीक्यू करूंगा तो लाइट पढ़ने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। बस ये मत पूछना सिलेबस कब खत्म होगा। मैं आप बोलोगे तो मैं 3 सब्जेक्ट भी शुरू करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताना, मैं 3 सब्जेक्ट शुरू करूंगा, बट मैं कम सब्जेक्ट अभी इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं बर्डन पड़ जाए आप पे। अब चलते प्यारे बच्चों आगे, इंटरफेरेंस पढ़ा दिया, अब ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया। अच्छा देखो, बस थोड़ा सा रह गया, बस 5 मिनट और पढ़ेंगे, बोर नहीं होना प्लीज, क्योंकि आज इसको ना हमने खत्म करना है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये वाला रखा हुआ, ये वाला, ये कोई रखा है हमने, क्या रखा है हमने, ये हमने कोई लाइट के रास्ते में हमने कुछ रखा है। ये लाइट यहां पे आ रही है, तो लाइट पता क्या होती है, लाइट साइडों से बेंड भी होती है, कभी कभार लाइट साइडों से बेंड भी होती है, यहां से लाइट बेंड भी, यहां से लाइट बेंड भी। अगर आप देखना चाहते हो कि मास्टर ये क्या बोल रहे, लाइट कहां बेंड होती, ये क्या नौटंकी चल रही, लाइट कहां बेंड हो रही, पगला गए हो का? अरे आप मेरी बात सुनो, आप क्या करो, अपने हाथ में टार्च पकड़ो और टार्च के सामने आप एक किताब रख दो, जितना जितना आप टार्च को पास लाओगे उतना उतना किताब का शेडो दीवार पे बड़ा बनेगा। ठीक है ना, और जितना जितना इसको दूर करोगे उतना उतना शेडो छोटा बनेगा। पास करने से बड़ा, दूर करने से छोटा, हाँ ऐसा ही है, यानी कि शेडो का साइज बड़ा और छोटा होगा। अब शेडो का साइज छोटा या बड़ा क्यों होगा, क्योंकि लाइट ऊपर से बेंड भी करती है, क्या करती है, बेंड भी करती है। तो सुनिए, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्ट्रकल, क्या, एक बार फिर से, the phenomena of bending of light from the corners, कॉर्नर से लाइट बेंड होती है, इसी फिनोमिना को बोलते डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन, क्या बोलते, डिफ्रैक्शन। अब एक बार जरा यहाँ पे डिफ्रैक्शन तो मैंने नहीं लिखा है, डिफ्रैक्शन के बारे में अगर कभी कभार पेपर में आएगा तो डेफिनेशन पूछेंगे कि बताओ जब लाइट बेंड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफ्रैक्शन क्या होता है, it is bending of light, कहां से, from corners of obstacle,
यानी कि इस मीडियम के जो लाइट बेंड होती है इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, डिफ्रैक्शन के बाद आखिरी बात बच गई है हमारी। आपने देखा होगा, चलो मेरा आप देखिएगा, मैं पढ़ाने से पहले आपको रोजमर्रा की जिंदगी से एग्जांपल देता हूं फिर बताऊंगा। आपने देखा होगा कि बाइक की, स्कूटी की, मोटरसाइकिल की जो आगे हेडलाइट होती है ना, वो कितना दूर आगे जाती है, बिखरती थोड़ी है। क्या बिखर जाती है? दूर आगे जाती है। या आपने देखा होगा क्या तो गाड़ी के जो लाइट होती है ना वो बिल्कुल सीधा आगे जाती है। ऐसी लाइट को बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइज्ड लाइट। अब देखो, जो हमारा नॉर्मल बल्ब होता है ना, घर का बल्ब, क्या ऐसा होता है कि छत पे हमने बल्ब लगाया और उसका जो ग्लेर होता है यानी कि निशान होता है वो सीधा फर्श पे पड़े? ऐसा होता है? नहीं होता। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पास वो लेजर होता है, तो लेजर के बीच जो भी निशान बना होता है वो सीधा दीवार पे बनता है। होता है ना ऐसा? तो अब ये होता कैसे, सुनो। मान लो ये लाइट है, ये जो मैं 3 लाइनें लगा रहा हूं ये लाइट है। लाइट के बीच 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, बिजली वाला, और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब ये बात आपने पहली बार पढ़ी थी 10th क्लास में। कब पढ़ी थी? 10th क्लास में। और 10th क्लास में आपने पढ़ा था हेंस ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट। याद आ रहा? राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, स्नो रूल, स्विमिंग रूल। याद आ रहे थोड़े थोड़े? कोई बात नहीं, अभी बड़ा कुछ याद करूंगा जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो लाइट में एक होता मैग्नेटिक कंपोनेंट, एक होता इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। मैग्नेटिक कंपोनेंट बिखरता है, ये जो रेड वाला है, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है। और ये जो ब्लैक वाला है ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। तो जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपस में बिखर जाते हैं, ये मैग्नेटिक इधर, लाइट इधर, इसको बोलते अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते? अनपोलराइज्ड लाइट। हमारे बिजली का बल्ब अनपोलराइज्ड लाइट होता है, घर की लाइट अनपोलराइज्ड लाइट होती है। मगर अगर हम इस लाइट के आगे कुछ क्रिस्टल रख लें, कोई ऐसा मिरर रख दें, स्पेसिफिक मिरर, जिससे मैग्नेटिक कंपोनेंट पीछे रह जाए, आगे क्या जाए? सिर्फ इलेक्ट्रिक। अब लाइट बिखरेगी नहीं, अब लाइट बिखरेगी नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब लाइट बिखरेगी नहीं तो वो सीधी आगे जाएगी, सीधी आगे जाएगी, सीधी आगे जाएगी, सीधी आगे जाएगी। ऐसी लाइट को बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट कहां कहां यूज होती है? तो जब हम स्टोन का ऑपरेशन करते हैं तो लेजर लाइट से ऑपरेशन करते हैं तो पोलराइज्ड लाइट होती है, लाइट बिखरती नहीं है। आर्मी वालों के पास टार्च होती है, अगर आप में से कोई बंदा आर्मी में है, किसी के फादर साहब, तो उनके पास एक टार्च होती है। उस टार्च का ग्लेर या निशाना एक जगह से आता है और दूसरे जगह पे लगता है, बिल्कुल बिखरती नहीं है लाइट, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब अगर आपको पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो लिखो। मैं बोल दूं प्लीज, मैं जरा बोल दूंगा, आप लिख लो। इट इज प्रोसेस ऑफ, लिखो आराम से, इट इज प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग बैक, इट इज प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग बैक either one component, either one component of light, यानी कि लाइट का एक कंपोनेंट पीछे रख देना, एंड लेटिंग, एंड लेटिंग अदर कंपोनेंट, मेरा राइटिंग कुछ खराब हो गया आजकल, एंड लेटिंग अदर कंपोनेंट टू पास, दूसरे कंपोनेंट को पास कर देना और एक कंपोनेंट को पीछे रख देना, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। और ये जो क्रिस्टल होता है जो लाइट को पोलराइज करता है, इसको बोलते हैं टूरमेलाइन क्रिस्टल।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, एक बार पेपर में ये पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी चीज है जो लाइट को पोलराइज करती है। इसको बोलते हैं TOURMALINE, टूरमेलाइन क्रिस्टल। ठीक है, ये बोल, चलो पोलराइज्ड। अब उसके बाद मैं आपको इसकी, हाँ ये तो इसकी एग्जांपल है। हाँ, ये जो हमारे घर में एक लाइट होती है, ये वाली, ये फोटोग्राफर की लाइट होती है। ये बिखरती नहीं है, सीधा 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 इसका दीवार पे ना निशान पड़ता है, तो ये पोलराइज्ड लाइट है। या कभी कभार आप सुनार की सुनार बोलते हैं ना, हाँ, सुनार की दुकान पे जाएंगे तो ये ऐसे पड़ा होता है ना सेट, ये गले में जो लगाने वाला सेट होता है ना, मान लो ये मैंने सेट बना दिया, ठीक है। तो ये जिस फ्रेम में रखा होता है ना, उस फ्रेम पे लाइटें पड़ी होती हैं और लाइटें सीधी इस पे पड़ती हैं। तो गोल्ड का सेट दुकान पे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मजा आ जाता है। बट जब हम आते हैं घर तो वो मंदा पैड़ा लगता है क्योंकि वहां पे लाइट पड़ रही होती है। या अगर आप युगलसन की दुकान पे जाओगे या किसी भी दुकान पे जाओगे, उनके पास पोलराइज लाइटें होती हैं। तो दुकान पे आप ड्रेस लगाओगे और चमकेगा ड्रेस, लिशकारे मारेगा, ग्लो करेगा। बट वही ड्रेस आप घर पे आती है तो बोलती हो, ये क्या दुकान पे ऐसा लग रहा था, ये क्या हुआ? ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तो ऐसा भी होता है चलो, तो ये भी पोलराइज्ड लाइट की एग्जांपल है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसके पोलराइज्ड के यूजेस कहाँ कहाँ पे कभी कभार पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये आप खुद लिखना। पोलराइज्ड आर यूज इन लेबोरेटरी, प्रोड्यूस करने के लिए प्लेन पोलराइज लाइट यूज होती वहां पे। और सन ग्लेयर यानी कि ये कभी कभार सन से बचने के लिए ऐनकों में भी यूज होता है, हेडलाइट में यूज होता है, 3D मूविंग इमेजेस में यूज होता है, और जो हमारी खिड़कियों के शीशे होते हैं वहां पे भी यूज होता है, और कैलकुलेटर और वॉचेस में भी यूज होता है, LCD टीवी की डिस्प्ले में यूज होता है। और बस ये वगैरह इन चीजों में यूज है, ये इसके यूजेस हैं थोड़े सारे। तो प्यारे बच्चों ये इतना है, और इसके साथ होता है हमारा लाइट चैप्टर का दी एंड। लाइट चैप्टर में आप, मैंने कोई भी चीज लाइट चैप्टर में ऐसे नहीं बोली कि जो मैं आपको ऐसा बोला हो कि ये अभी शुरू में हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाया था स्केलर एंड वेक्टर, तब मैंने आपको बोला था हम आगे पढ़ेंगे। आगे कब पढ़ेंगे? जब वो वाले चैप्टर आते रहेंगे, क्लाइमैक्स इन द क्लाइमैक्स ऑफ फिजिक्स। लाइट चैप्टर खत्म होता है। अब हम कल लाइट के MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।